हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एस सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की, जिसमें अपने 1 से 40 क्वेश्चन पहले हो गए थे और आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इन सीरीज में अपन ने स्टार्ट की थी, उसमें से पीटीटी में से कि जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में श्रृंखला में से आए हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें कि इसको पूरी क्लास को जरूर देखें। तो आज का क्वेश्चन है 41। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो बच्चों से संबंधित विद्यालयी गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, छात्रों में केवल शैक्षिक पहलुओं को सम्मिलित करता है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है, छात्रों की सामाजिक अनुकूलन क्षमता को सम्मिलित करता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर है कि बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। तो सही आंसर होगा आपका ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, ये विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, ये परीक्षा के व्यय को कम करने में सहायक है, ये अंकों को ग्रेडिंग में बदलता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो सही आंसर क्या था आपका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयीय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, अगली ग्रेड श्रेणी में प्रोन्नत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि अगली श्रेणी में क्या करते हैं? उसको प्रोन्नत करते हैं, अगली कक्षा में उसको क्या करते हैं? अपन प्रमोट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 है मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? वैधता एवं विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विस्मरणीयता, वैधता एवं तटस्थता, और डी है सुविधाजनक निर्माण में आसान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि वैधता और क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, मतलब एक सटीक होता आंसर आपको मिलता है। तो मूल्यांकन आपको क्या कहता है? वैधता और विश्वसनीयता का काम करती है। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 45, और 45 क्वेश्चन नंबर है शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में क्या होता है? सामंजस्य बना रहता है। सही आंसर होगा आपका डी। अगला है क्वेश्चन आपके सामने है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? रचनात्मक और निदानात्मक, स्थापन और मूल्यांकन, रचनात्मक और समेकित, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीनों, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन है विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थी जो भी कार्य करते हैं उनका निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि इससे वे अध्यापक के नियंत्रण में रहेंगे, समय का सदुपयोग होगा, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे, विद्यार्थियों की परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 47 में? तो यहाँ पर है कि विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे, मतलब बच्चों को जब अपन निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे तो सत्र पर्यंत तक, लास्ट तक उनका क्या होगा? अध्ययन एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएगा, मजबूत स्थिति में आ जाएगा, इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। अगला है 48, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि शिक्षक उनके विद्यार्थियों को जानते हैं, अध्यापक वे ही प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने पढ़ाए हैं, अध्यापक उनके विद्यार्थियों के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं, विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि अध्यापक उनके विद्यार्थियों के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है छात्रों की अभिवर्ती के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है। मूल्यांकन की जो सबसे प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है? स्व प्रगति सूची या अभिवर्ती का पैमाना, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, जीवनी संबंधी और निबंधात्मक पद्धति, परोक्ष अवलोकन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि स्व प्रगति सूची या अभिवर्ती का क्या है? पैमाना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की
ओर से औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। ज्ञान और कौशल, समझ और ज्ञान, सामाजिक कौशल और प्रयोग, ज्ञान और अवधारणा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा समझ और ज्ञान। किसका? समझ और ज्ञान की मौखिक परीक्षा ली जाती है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला आता है 51। तो चलते हैं 51। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने की प्रावधान है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में उसमें कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने के प्रावधान है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी। कितने? 2 करने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 और ये कहता है आपके विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करते समय किस कौशल को आप सामाजिक कौशल की श्रेणी में रखेंगे? आकि आप विद्यालय में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू करते समय किस कौशल को आप सामाजिक कौशल की श्रेणी में रखेंगे? निर्णय लेने की क्षमता, सृजनात्मक चिंतन, संप्रेषण कौशल और समस्या समाधान कौशल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा संप्रेषण कौशल। क्या होगा? संप्रेषण कौशल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सतत और संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। सतत और संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि तनाव और चिंता को क्या करते हैं अपन? कम करना। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, तनाव और चिंता को कम करना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है 54 और 54 है शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। यह सरकार के निर्देशों में उल्लेखित होता है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में क्या बना रहता है? सामंजस्य बना रहता है। तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 55 है लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। ये वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा होता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। ये पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में कह रहे हैं कि में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में, समय प्रणाली में, लिखित और प्रायोगिक कार्यों में और रिपोर्ट कार्ड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन प्रक्रिया में। किसमें? मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। तो सही आंसर होगा आपका ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। ये आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। तो 57 का सही आंसर होगा क्योंकि इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 58 मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध है। जो मूल्यांकन है उसका नज़दीकी संबंध है अधिगम के उद्देश्यों से, अधिगम अनुभवों से, अधिगम अनुभवों और उद्देश्यों से और मूल्यांकन व्यूह रचनाओं से। तो यहाँ पर 58 का सही आंसर होगा कि अधिगम अनुभव और उद्देश्यों से
इनका नज़दीकी संबंध है मूल्यांकन का। तो सही आंसर होगा आपका सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 59 कहता है 59 कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों में सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, छात्रों के केवल शैक्षिक पहलुओं को सम्मिलित करता है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है, छात्रों की सामाजिक अनुकूलन क्षमता को सम्मिलित करता है। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सुनियोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को आपके छात्रों को क्या करती है? उत्साहित करती है, उन विषयों की ओर ध्यान दिलाती है जिनसे उन्हें लाभ हो, कुछ आनंद प्राप्त कराती है, विषय कौशल पर ज्ञान बढ़ाने पर प्रकाश डालती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उत्साहित करती है। क्या करती है? उत्साहित करती है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगला है यहाँ पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक न ही संकल्पात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ सही आंसर होगा आपका डी, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करना। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। ये कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है मूल्यांकन प्रक्रिया में, समय प्रणाली में, लिखित और प्रायोगिक कार्यों में और रिपोर्ट कार्ड्स में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मूल्यांकन प्रक्रिया में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन ने कर लिया था, मूल्यांकन प्रक्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में कौन सी आदत का विकास करता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? सतत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, स्वयं अध्ययन, निरंतर और स्वयं अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा निरंतर और स्वयं अध्ययन करना, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 64। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 + 2 + 3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव दिया था 1986 की शिक्षा नीति में कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य और बुद्धिलब्धि गुणांक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बुद्धिलब्धि गुणांक, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 67। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने का को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर आपको यहाँ पर बल देना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है 68 और 68 क्वेश्चन नंबर है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? इसका ए ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ये समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है, शिक्षा बोर्ड जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों पर। तो यहाँ पर 68 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यहाँ पर किस यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगला है यहाँ पर 69।
मूल्यांकन के दो पहलू शैक्षिक और सशैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सशैक्षिक में शामिल। तो यहाँ पर पहला है जीवन कौशल, सहपाठ्यचर्या, अभिवर्ती, मूल्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी इसमें शामिल किया जाए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया था, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ इसका सही आंसर था आपने डी, वहाँ भी इसका सही आंसर डी था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। ये विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इससे शिक्षकों पर क्या हो जाता है? बोझ बढ़ जाता है। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगला है मूल्यांकन की सर्वोत्तम पद्धति है। मूल्यांकन की सर्वोत्तम पद्धति है निबंधात्मक प्रश्न प्रणाली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रणाली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली। ये यहाँ पर इसका सही है, सर्वोत्तम पद्धति है ये, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव उसमें क्या सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 72। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो प्रभावी जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालेर आयोग की सिफारिशों में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर प्रभावी जोर दिया गया है यहाँ पर। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती एवं उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज के द्वारा, उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। यहाँ पर शिक्षक का क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। अगला है मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? निर्णय देना, निरीक्षण, परीक्षण और जांचना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, निर्णय देना। क्या होगा? निर्णय देना। यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में से किस कक्षा में बालकों के 100 मूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए? तो यह कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 8 से। तो इसका सही आंसर का कक्षा 5 से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का कौन सा चरण होता है? उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का कौन सा चरण होता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दूसरा चरण। कौन सा होता है? दूसरा चरण यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन, सॉरी, कौन सा चरण होगा यहाँ पर? ए, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पहला चरण क्या होना चाहिए? पहला चरण। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का कौन सा चरण होता है? पहला चरण होता है। ठीक है, 76 का आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है 77। चिंतन स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की परीक्षा ली जानी उचित है? तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक, मौखिक, प्रायोगिक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? निबंधात्मक परीक्षा यहाँ पर ली जानी चाहिए, उचित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 78। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी, पहला ऑप्शन, सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाए, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का क्या हो? मूल्यांकन हो। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन 41 से 78, और ये टॉपिक अपना खत्म होता है। फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन कल। इसी के साथ में जो भी PTT के जो पेपर हुए 2 ईयर और 4 ईयर, 2 ईयर वाला और 4 साल जो BA BEd BSc BEd वाला, तो उसी के भी अपन शिक्षण अभिरुचियों के और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो भी है उनको भी अपन लेंगे, ताकि आपको BSTC के अंदर बहुत फायदा मिल सके। तो उनको भी अपन जल्दी ही लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।